साल 2005 में लागू हुआ सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई एक्ट देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी कानूनों में से एक माना जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इस कानून ने सरकारी सूचनाओं तक आम आदमी की पहुंच सुनिश्चित कर डाली। कई घोटालों का खुलासा भी आरटीआई से मिली जानकारियों के जरिए ही किया गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार आरटीआई कानून में कई अहम बदलाव करने की तैयारी में जुट गई है। इनमें आरटीआई की अर्जी देने वाले की मौत की स्थिति में मामले को बंद करने और आरटीआई की प्रक्रिया खर्चीली करने जैसे तमाम प्रस्ताव दिए गए हैं। सरकार ने 15 अप्रैल तक सभी से अपनी राय देने को भी कहा, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्टों के साथ विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने इस कोशिश को आरटीआई कानून कमजोर करने की एक कोशिश बताया है, कदम बताया है। क्या वाकई नए बदलावों से आरटीआई के तहत सूचना पाना मुश्किल हो जाएगा? इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि विपक्षी पार्टियों की इस पूरे मसले पर आपत्ति क्या है। सुनिए जरा। जिस तरह से इस कानून को एक्सेस करने में, सूचना प्राप्त करने में कठिनाइयां और बाधाएं पैदा की जा रही हैं, उससे साफ साफ तौर पर सरकार की मंशा झलकती है। जैसे कि आपकी जो आरटीआई की अर्जी है, सूचना की अर्जी है, अगर वो 500 शब्द से ज्यादा होगी तो अधिकारी उसको खारिज कर सकेगा। जो आपको पैसा देना पड़ेगा उस सूचना के लिए, उसको दुगना और तिगना कर दिया है। राइट टू इंफॉर्मेशन ऐतिहासिक तौर पर हम देख लें, मेरा मानना है कि लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया। एक बड़े आंदोलन के बाद ये हासिल हुआ। यूपीए की गवर्नमेंट ने दिया, हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो इतनी अपने आप को एक अलग दृष्टिकोण से देखती है कि उन पर कोई सवाल नहीं होने चाहिए, तो उसमें ऑल्टरेशन और टेम्परिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की आलोचना सही है। विपक्षी दल हम सभी मानते हैं कि आरटीआई में इस तरह के बदलाव नहीं करने चाहिए जो उसकी शक्तियों को सीमित करें। तो जाहिर सी बात है कि गंभीर आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से इन तमाम संशोधनों को लेकर। सीएनबीसी आवाज पर आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान खान, साथ ही हमारे साथ दो आरटीआई एक्टिविस्ट शैलेश गांधी और अनिल गलगली जी भी बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस डिबेट में। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, सबसे पहले बात तो ये कि देश की जनता को सूचना पाने का अधिकार काफी जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अब आरटीआई कानून में संशोधन की बात की जा रही है, तो अनेकों तर्क जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हम सबके सामने है वो ये कि आरटीआई में संशोधन करके ऐसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सुलेमान जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सवाल सीधा सीधा यही बनता है कि क्या प्रस्तावित बदलावों से आरटीआई की ताकत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? आपका क्या तर्क है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 2005 में जो ये कानून लाया था कांग्रेस की सरकार ने या यूपीए 1 की सरकार ने, वो इसीलिए लाया गया था और ये आजाद भारत का एक सबसे रेवोल्यूशनरी कानून था, जब सरकारें जनता के हाथ में हक दे रही थी कि आप हमने क्या कारकर्दगी करी, हमने किस तरह पॉलिसी बनाई, हमारी फाइल में क्या ऑर्डर्स पास हुए, वो सब आप ले सकते हैं हमसे, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया। और इस कानून को इसी मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था कि अकाउंटेबिलिटी तय हो सरकारों की। लेकिन ये जो रूल्स आए हैं 2017 के ड्राफ्ट रूल्स हैं जो पब्लिक स्पेस में डाले गए और सबसे सुझाव मांगे हैं 15 अप्रैल तक, ये कंप्लीटली भाजपा की सरकार की या एनडीए की सरकार की नीयत इसमें साफ नहीं है। वो शील्ड करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे मिसाल के तौर पर 500 वर्ड से ज्यादा की अगर आपकी एप्लीकेशन हुई तो ऑर्डिनरीली रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब 501 या 510 वर्ड की हुई तो रिजेक्ट कर भी सकती है अथॉरिटी, नहीं भी कर सकती है, तो एक डिस्क्रिशन हो गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई अब जो ₹1 फोटोकॉपी पेज का जाता था वो ₹2 जाएगा, पोस्टल चार्जेस भी एप्लीकेंट देगा और मुख्तलिफ उसमें चार्जेस बढ़ा दिए, कॉस्ट इतना बढ़ा दिया कि एक आम आदमी जो लड़ रहा है सिस्टम से इंफॉर्मेशन के लिए वो नहीं कर सकता। तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि अगर अपील किसी एप्लीकेंट ने डाली है वो मर जाता है तो वो अपील खत्म हो जाएगी। आपने देखा है किस तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर अटैक होते हैं, उनके मर्डर्स हो गए तो सबसे आसान है उनके ऊपर अटैक करा दो या उनका मर्डर करा दो तो अपील खत्म हो जाएगी। चौथी बात, अगर एप्लीकेशन आपकी आरटीआई की रिजेक्ट हो गई तो जो अथॉरिटी है वो काउंटर पिटिशन फाइल कर सकती है। मतलब सिस्टम को और पेचीदा करना लिटिगेशन की तरह कि कभी इंफॉर्मेशन सामने ना आ पाए। तो कंप्लीटली इस सरकार की ये नीयत है कि सारी इंफॉर्मेशन शील्ड कर दी जाए, लोगों को ये नहीं पता चल पाए सरकारें क्या कर रही हैं और क्यों ना हो। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए लोकायुक्त नहीं बनने दिया। जब 2014 में सरकार आई तो 1 साल तक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बना, आज तक लोकपाल नहीं बना। तो ये सरकार की एक नीयत है, मंशा है, शुरू से इनका तरीका ये है काम करने का।
क्या इंफॉर्मेशन जाने मत दी जनता तक, क्योंकि जनता सवाल पूछेगी। बिल्कुल, जनता तो सवाल पूछेगी, सवाल तो बहुत सारे हैं, हम भी पूछेंगे। लेकिन अनिल जी, आप इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आखिर सरकार के पास ऐसा कौन सा आंकड़ा है जिसको ध्यान में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए सरकार ये फैसला लेना चाहती है, ये तमाम संशोधन करना चाहती है? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम बातों से? निश्चित तौर पर कि समय समय पर जो भी कानून बनता है उसमें कुछ सकारात्मक भी बदलाव आवश्यक होते हैं, मगर जो बदलाव करने की वो जो कोशिश कर रहे हैं काफी निराशजनक हम है, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता से अपील की थी 125 करोड़ कि आप लोग सरकार से सवाल पूछिए। मगर सवाल पूछने के लिए अगर आप इतनी जटिल प्रक्रिया बनाएंगे, पेचीदा बनाएंगे और उसे थोड़ा महंगा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से जो नए प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है कि जो एप्लीकेंट की मौत होती है तो उस मामले को बंद किया जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका, हमारे जो सीनियर है शैलेश गांधी जी, इन्होंने भी खुद इसमें काफी जद्दोजहद की। जब मुंबई में आरटीआई कार्यकर्ता वोरा की हत्या हुई, उस हत्या के बाद उनकी सारी जानकारियां ऑनलाइन करने का काम मुंबई महानगर पालिका ने किया है। यानी कहीं ना कहीं तो अगर आप इस तरह से अपील को बंद करेंगे तो निश्चित तौर पर पूरे देश में जिस तरह से पिछले 10 सालों में 350 से भी अधिक हमले हो चुके हैं, 60 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है, कहीं ना कहीं तो उस असामाजिक तत्वों को, उन क्रिमिनल जो एक्टिविटीज करने वाले लोगों को एक बल मिलेगा कि सरकार भी हमारे साथ में है, तो आम जनता और जो आरटीआई कार्यकर्ता ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी, इसी बीच शैलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सीआईसी हैं, तो उनसे मैं ये जानना चाहूंगी, सर आपको क्या लगता है कि इस संशोधन को लेकर सरकार की मंशा क्या है? क्या साफ हो रहा है कि सरकार करना क्या चाहती है? आने वाले वक्त में क्या स्टेप उठाएगी? क्या लोगों की भलाई के लिए होंगे या फिर उनके खिलाफ जाएंगे? क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये बता दूं कि ये कानून में संशोधन नहीं है, सिर्फ नियमों में है। बहुत बड़ा तफावत है कानून में संशोधन होना और नियमों में संशोधन होना। और जो पहले स्पीकर बोल रहे थे भाई साहब कि कांग्रेस ने ये किया, वो ये भूल गए कि 3 बार, पहली बार 2006 में, उसके बाद 2010 में और तीसरी बार 2013 में, 3 बार उसी सरकार ने कानून में संशोधन करने की कोशिश की थी जो सचमुच कानून को वीक कर देता। मगर मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बना रहा हूं। जहां तक मैंने समझा है, जो भी पावर में होता है उसे आरटीआई पसंद नहीं है, उसे सूचना का अधिकार पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनके पावर को ये चैलेंज करता है। जो ये एक या दो इसमें आपत्ति वाले संशोधन हैं। एक है कि अगर कंप्लेंट डाली जाए, कंप्लेंट सेक्शन 4 के तहत अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने नहीं काम किया हो तो कंप्लेंट डाली जाती है, उसके लिए कोई आरटीआई की अर्जी नहीं होती है। तो इसमें ऐसा लिखा है कि कंप्लेंट के साथ आरटीआई अर्जी होना जरूरी है, जो कि गलत है। वो कानून को ही नहीं समझे हैं, वो कानून को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसको बदलना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे आपत्तिजनक ये है कि अगर कोई अपेलेंट मर जाए तो वो खारिज कर दी जाएगी उनकी अपील। ये गलत है, ये सरासर गलत है, और मुझे लगता है कि ये गलती बिना सोचे समझे की गई है। इसके बदले में होना ये चाहिए कि अगर एप्लीकेंट मर जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन, चाहे उसका खून हो चाहे नेचुरल कॉजेज से मर जाए, मगर उसकी जो सूचना उसने मांगी है वो पब्लिक में वेबसाइट पे जाहिर की जाए, क्योंकि सूचना जनता की है। हकीकत में 75% जो जनता मांगती है सूचना के अधिकार में, वो खुद ब खुद सरकार को देनी चाहिए, और वो नहीं दे रही है, इसके लिए वो मांगते हैं। सो ये रूल में ये करना चाहिए कि ये दिया जाएगा। मगर एक दो अच्छे भी इसमें प्रावधान है। एक बहुत ही अच्छा प्रावधान यह है कि कंप्लेंट में अब तक ऐसा हो गया था विचित्र कि अगर कंप्लेंट करे तो उसको सूचना मिल नहीं सकती है। इस रूल में यह लिखा है कि अगर कंप्लेंट होगी तो कमीशन उसको अपील के तौर पे भी कन्वर्ट करके सूचना दे सकता है। और भी पोस्टेज चार्जेस की जो बात है वो इतना ही है कि 50 रुपए के ऊपर जो पोस्टेज चार्ज हो, ऐसा नहीं कहा है कि हर एक पोस्टेज चार्ज के लिए 50 रुपए के ऊपर जो पोस्टेज चार्ज हो। अगर कोई 500 पेज ले रहा है तो ये बात है। मगर एक दो चीज जो सचमुच इसमें जोड़ना चाहिए था सरकार को, कैशलेस आरटीआई लेना, कैशलेस आरटीआई की फी लेना, ये आना चाहिए था। बात कर रहे हैं पूरे समाज को, पूरे देश को कैशलेस बनाने की, क्यों ना आरटीआई में तो इसको कर दे, वो सरकार को ही करना है। और पेपरलेस आरटीआई की अर्जी हो सकती है। आज आरटीआई ऑनलाइन कुछ डिपार्टमेंट्स में, सब पीआईओज को पेपरलेस आरटीआई की अर्जी हो, अपील्स आरटीआई की बिना पेपर के हो, सेकंड अपील्स भी हो, ये सब नहीं हो रहा है और ये बड़ी आपत्तियां हैं। सबसे बड़ी आज रुकावट कमीशंस में है आरटीआई को
मुझे ऐसा नहीं लगता, लोग ये कहते हैं जैसे ही कोई सरकार बदलाव लाए तो ये आरटीआई को खत्म कर रहा है। इन नियमों से मुझे नहीं लगता है कि सरकार खत्म कर रही है, कुछ आपत्ति है जो बदलनी चाहिए उन्हें। जी सुलेमान जी, आपके पास आना चाहूंगी। शैलेश जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है कि प्रस्तावित संशोधन जो है उसके जरिए सरकार का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शैलेश जी की अपनी ओपिनियन है, एनालिसिस है, वो मैं उस बात का जरूर उनका जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उसमें बदलाव करने की कोशिश करी। मैं अपनी बात को और बेहतर कर देता हूं जो मैंने इससे पहले कही। जब हम 2005 में ये कानून लाए थे, सबसे पहले तो उन्हें ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के दौर में ही ये कानून आया, जहां एक्टिविस्ट इसके लिए कोशिश कर रहे थे। एक एक्टिविस्ट तो इस कानून की कोशिश में मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के, और एक्टिविस्ट कोशिश कर रहे थे, बात सही है, लेकिन कांग्रेस के वक्त में ही कानून आया और हमने इसको डिफेंड भी किया। हाँ, जहां तक तरमीम की आप बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स की 2007 की और 13 की बात कर रहे हैं, तो मैं उस पर आपको जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी पे या यूपीए गवर्नमेंट पे उस जमाने में भी जब सरकार में थी तो इंटरनली, एक्सटर्नली और फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी इवन प्रेशर था कि ये इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद भी कानून मूल रूप से वैसा ही रहा। और 2012 में जो रूल्स आए थे वो बेहतरी के लिए आए थे, और जो ये रूल्स आए ये शील्ड करने के लिए आए। और मुझे मालूम है ये कि एक्ट और रूल्स में फर्क होता है, तो ये रूल्स जो है क्या ये इंफॉर्मेशन शील्ड नहीं करेंगे? मेरा ये मानना है कि इस हमारे भारत देश में जहां पर अभी एजुकेशन पूरी तरह से नहीं आई है, एक हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई, अब इन रूल्स में एक बात और भी है, जब आप अपील फाइल करेंगे तो पहले आप हैंड रिटन कर सकते थे, अब अगर साफ सुथरी अपील हैंड रिटन नहीं है तो आपकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए आपको टाइप करके डबल स्पेसिंग में अपील फाइल करना है। तो बेचारा अगर किसी छोटे कस्बे या गांव के आदमी को आरटीआई डालना है और कहीं बेईमानी हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन वो चाहता है, तो वो कहां जाएगा? टाइपिस्ट के पास, स्टेनोग्राफर के पास, और कहां डबल स्पेसिंग में टाइप करा पाएगा? तो अगर इतनी अच्छे ड्राफ्ट पॉलिसीज हैं तो आप कहिए खुल के कि हाँ ये अच्छे है और बहुत अच्छी बात हुई है, और ये भी कहिए मैं इस आरटीआई के साथ, इन रूल्स के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है शील्ड करने की, चाहे वो लोकपाल का मामला हो, चाहे वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मामला था, या फिर अभी आरटीआई रूल्स का, या जिस तरह से फाइनेंस बिल में पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को ब्लॉक करा गया है कि एनोनिमस है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है भाजपा की कि ट्रांसपेरेंसी खत्म हो और किसी तरह से गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हो पाए, और कांग्रेस पार्टी ने इस कानून को रखा है, उसी ने पास किया, और जब वो 10 साल सरकार में रही तो 2005 में पास हो गया, तो 9 साल तक लगातार ये कानून रहा और हमने इंफॉर्मेशन दी, और अब आप हाल देखिए क्या है। तो इन सब बातों का जवाब देना है भाजपा को। जी शैलेश जी, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर अपनी? एक छोटी सी करेक्शन बता दूं सुलेमान जी को कि अभी भी हैंड रिटन एक्सेप्टेबल है, मगर ये जरूर है, आपकी बात सही है कि डबल स्पेसिंग में होना चाहिए और नीट हैंड राइटिंग से होना चाहिए। सर ये आई थिंक नए रूल्स में प्रैक्टिकल बात है कि अगर पढ़ नहीं सके तो कैसे पढ़े? उनको बात पूरी करने दीजिए। जी मैं सुनूंगी आपका जवाब। बोलिए सर। नहीं, मैं नए रूल्स में मैं नए रूल्स की बात कर रहा हूँ सुलेमान जी, मैं नए रूल्स की बात कर रहा हूँ। नए रूल्स में ऐसा नहीं कहा है कि टाइप रिटन नहीं होना चाहिए, ये कहा है डबल स्पेसिंग होना चाहिए, हैंड रिटन या टाइप रिटन। ये आपकी बात, मेरी बात सुनिए, मानिए, मैं आपको कह रहा हूं, आप रूल्स बात फिर से पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं लिखा है, मगर वो बात नहीं है। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि किसी की मंशा ये है, और मैं ये जरूर मानता हूं कि कांग्रेस ने ये कानून लाया, ये बहुत ही बड़ा कदम था, उसके बिना शायद बहुत सालों साल तक इतना अच्छा कानून, ये दुनिया का श्रेष्ठ कानून है, टॉप 5 कानूनों के प्रावधानों में है, और इसके लिए डेफिनेटली कांग्रेस को क्रेडिट जाती है। किंतु ये भी बात है कि हर बार कोई भी सरकार, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, जब कुछ थोड़ा भी बदलाव करने की कोशिश करे तो ये कहना कि नहीं वो तो इसको तकलीफ ही दे रहा है, सरकार विरुद्ध है, ये भी गलत हो जाएगा। ये ओवरऑल कानून मैंने पढ़े हैं, 500 शब्दों की लिमिट है, बहुत ही अनरीजनेबल नहीं है सर, 500 शब्द में काफी कहा जाता है, और अगर चाहिए तो 2 आरटीआई एप्लीकेशंस की जा सकती है, ये बड़ा मुश्किल नहीं है। होता यह है जब कोई लिमिट नहीं होती है, वो 500 होना चाहिए, 700 होना चाहिए, इसकी बहस हो सकती है, मगर जब कोई लिमिट नहीं है, मैंने 50-50 पन्नों की आरटीआई एप्लीकेशन देखी है, जो न पीआईओ समझ सकता है, न उसके जवाब को कोई पीआईओ एप्लीकेंट समझ सकता है, क्योंकि वो कोई लिमिट नहीं रखी थी। मेरे हिसाब से ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स पे भी हो सकते हैं, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि भाजपा अच्छी है या बुरी है, उसका ये कोई लेना देना नहीं है, मगर डीओपीटी ने ये जो रूल्स प्रेजेंट किए हैं उसमें मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि आरटीआई को बहुत बड़ी हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने उनको जो प्रैक्टिकल लगा वो कुछ बनाया है, मगर ये
ये कहना गलत होगा कि आरटीआई को डैमेज करने की ये बात है, ये मैं नहीं मानता हूं। जी चलिए, मैं इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो चला है। सुलेमान जी, अनिल जी की प्रतिक्रिया भी लूंगी, ब्रेक के बाद लूंगी, लेकिन ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि इन तमाम चीजों के बीच में आरटीआई एक्टिविस्ट डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, या फिर सरकार की तरफ से जो प्रावधान किए जाएंगे, संशोधन जो किए जाएंगे, उसका असर क्या होने वाला है आने वाले वक्त पर, आम लोगों पर, आम लोगों की भलाई के लिए, या फिर आम लोगों को पीछे करने की एक कोशिश की जा रही है। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, बने रहिए। तो हमारी चर्चा लगातार जारी है कि आरटीआई में जो संशोधन करने की तैयारी कर रही है सरकार, उसके पीछे आखिर उसकी मंशा क्या है। हमारा पैनल हमारे साथ, हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इसी पर, पूरे विषय पर। अनिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब आपसे ये पूछना चाहूंगी, एक सवाल है, क्या लगता है कि सरकार किस लाइन पर, किस पैमाने पर ये तय करना चाहती है, क्योंकि इतनी सारी कंडीशंस जो दी गई हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि फीस को बढ़ा दिया जाएगा, या फिर जो टाइपिंग वाले वर्ड्स हैं उनको डबल स्पेसिंग कर दिया जाएगा। इसके साथ आपको क्या लगता है कि इसको इजी करने की कोशिश की गई है, या फिर इसको आम आदमी को और परेशान करने की कोशिश की गई है? क्या लगता है आपको? इसमें मतलब पहले बताना चाहता हूँ कि फीस बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई है। उसमें कुछ ऐसे सब क्लॉज है कि अगर जो पोस्टेज का जो खर्चा 50 रुपए से है तो उस तुलना में की है। सबसे बड़ी बात है कि जब सूचना के अधिकार कानून लाया गया तब एक बताया गया था कि जो लोग अशिक्षित है, जिन्हें आरटीआई बनाने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए सरकार भी जो जन सूचना अधिकारी होते हैं वो मदद करे। मगर आज पिछले 10 से 12 वर्षों में उस पर किसी भी तरह का काम नहीं किया गया है। मेरा तो इतना ही मानना है कि सूचना का अधिकार का जो आज ढांचा है वो ठीक ठाक है, उसमें कुछ भी आप थोड़ा सा भी बदलाव करेंगे तो पूरा ढांचा ही प्रभावित होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, यहाँ पर अभी अर्जी जो पेंडिंग जो एप्लीकेशन की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, तो वहां पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो आयुक्त होते हैं, जो सूचना के आयुक्त, चाहे राज्य में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, उसे किस तरह से बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी इस तरह का छोटा भी जो नियमों में बदलाव करते हैं तो आपको सारे देश में, जब आप ये 15 दिन का जो आपने समय दिया है वो भी काफी कम है, क्योंकि इसके पहले जब दूरदर्शन पर जानने का हक नामक एक कार्यक्रम सूचना के अधिकार पर चल रहा था, उसे भी बीच में बंद करने का काम भी इसी सरकार ने किया था। तो हमारा मानना है कि जितना आप प्रचार करेंगे, जितना प्रसार करेंगे, उतने लोग आगे आएंगे, सूचना के अधिकार की ताकत बढ़ेगी, जिससे आपकी जो पारदर्शिता सरकार है, जो आप अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी जनता के बीच में लाने में आपको मदद मिलेगी। सुलेमान जी, आप मुझे ये बताइए कि आरटीआई एक्ट जो लाया गया था, ये सोचकर लाया गया था कि कमजोर वर्ग हैं, या फिर यूं कहें कि जिन लोगों के पास जानकारी नहीं पहुंच पाती, जिन लोगों के पास सूचना ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती, उनको अधिकार देने का एक राइट जो है उनको दिया गया था। लेकिन ये तमाम चीजें जो की गई हैं, इनको किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से सही माना जाए, किस पैमाने पर इसको आंका जाए? मैं समझता हूँ इन्हें जो ड्राफ्ट रूल्स में जो नए अमेंडमेंट्स हो रहे हैं रूल्स में, ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। जैसे मैंने 3-4 चीजें आपको गिनवाई, ये सिर्फ इसलिए करी जा रही है कि गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन शील्ड करना चाहती है, छुपाना चाहती है, वो इसलिए रूल्स लाए गए हैं। और किसी भी तरह का डाइल्यूशन, वाटर डाउन करना ओरिजिनल एक्ट की जो इंटेंशन थी, जो स्पिरिट थी, उसका अगर डाइल्यूशन होगा तो इस कानून का मकसद खत्म हो जाएगा। चाहे वो रूल्स में डाइल्यूशन हो तो इस कानून का मकसद खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों सब ये बात कहते हैं और सरकारें मानती नहीं, और सबको इस पे आवाज उठाना चाहिए। जितने भी लोग चाहते हैं कि सरकारें अकाउंटेबल हों, आज भाजपा की सरकार है, कल हमारी सरकार होगी, तो ऐसा नहीं है कि आज भाजपा है तो हम ये बात कह रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि सबको इस पे आवाज उठाना चाहिए कि सरकार जब से आई है 2004 से, तो ट्रांसपेरेंसी को खत्म करके और ओपेक करा जा रहा है, चीजों को छुपाया जा रहा है। तो छुपाने का वक्त नहीं है, ये तो अब बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड है, और इस तरह का कानून बेहतरीन कांग्रेस सरकार ने पास किया था। और डेमोक्रेसी है, लोगों को जानने का हक है, और हम सवाल पूछते रहेंगे। और आज के दौर में सवाल पूछना हक ही नहीं है मेरा, जिम्मेदारी बन गई है। जिम्मेदारी बन गई है, हक से ज्यादा ही मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आज मैंने सवाल नहीं पूछा तो आने वाली नस्लें फ्यूचर में हमें जिम्मेदार ठहराएंगी कि आपने उस वक्त ये बात क्यों नहीं कही थी। ये आपका सिर्फ हक ही नहीं था, आपकी जिम्मेदारी थी। जी शैलेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। हमारे पास एक डाटा है जिसपे ये कहा गया कि 11,65,217 लंबित अर्जियां पड़ी हैं आरटीआई के सामने। तो आप इसको देखते हुए क्या कहेंगे? इतनी अर्जियां भी पड़ी हैं जिनके जवाब जो है बिल्कुल नहीं दिए गए। लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि हम अर्जी देते हैं, हम ये सूचना लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक अधिकार दिया गया है।
ये सबसे बड़ी बात है और सबसे गलत बात है। और मेरे ख्याल से सूचना के अधिकार का जैसे वो पूरे कानून का हम लोगों ने अर्थघटन किया था, बिल्कुल इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग मेन उसका करता हरता था, उसके माँ बाप थे। आज की तारीख में देखा ये, और आज की तारीख में मतलब लास्ट 11-12 साल से, मैं ये नहीं कह रहा हूं आज ऐसा या 4 साल पहले अलग था, सूचना आयुक्तों के सिलेक्शन कोई बिना बेसिस के होता है, बेतुकी तौर से पॉलिटिकल पेट्रनेज माई बाप के हिसाब से हो जाता है। उनको सचमुच सूचना के अधिकार का कुछ समझ है या नहीं, उन्हें सूचना के अधिकार के तरफ कोई अलाइनमेंट है या नहीं, उसके बिना उनको बिठा दिया जाता है। और सूचना के कानून को मेरे हिसाब से कमीशंस पेंडेंसी रख के, जैसे आपने कहा बहुत पेंडिंग है, उनको लगता है कि जुडिशरी में पेंडिंग है तो हमें भी वही रखना चाहिए, ये तो सरासर गलत बात है। सूचना के कमीशंस को 2 से 3 महीने के अंदर डिसीजंस देने चाहिए और ढंग से डिसीजंस देने चाहिए, ये देख के कि सूचना के अधिकार का तात्पर्य क्या है, इसके पीछे क्या मंशा है, ये लोगों का फंडामेंटल राइट है। किंतु बड़े खेद के साथ कहता हूं कि आगे के प्रधानमंत्री और भी प्रधानमंत्री, जुडिशरी, ये सब लोग इसको कहते हैं मिसयूज, कहते हैं कि सूचना के अधिकार का मिसयूज की बात जो होती है वो इसलिए होती है कि सबको डर लग रहा है कि सूचना का अधिकार इतना पावरफुल है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से भी आगे बढ़ के हर एक को सवाल पूछ लेगा। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को या मीडिया के फ्रीडम को कोई कम करने की बात नहीं करता, मगर राइट टू इंफॉर्मेशन को कम करने की कंटिन्यूअस एक चल रही है। और पुअर डिसीजन से सूचना के अधिकार में जो डिसीजन दिए जा रहे हैं सब एडजुडिकेटर्स से कानून के विरुद्ध हैं, उसकी वजह से हम टॉप 5 में है प्रोविजंस में, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पे नंबर 66 में है। जी जी, मेरे हिसाब से ये रूल्स की इतनी महत्व की बात नहीं है, मगर कमीशंस का जो काम है ये बहुत महत्व की बात है। और उसकी वजह से सूचना का अधिकार धीरे धीरे ढीला पड़ना शुरू हुआ है, मगर जनता को इस पे दबाव डालना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अच्छे कमिश्नर आए। जी शैलेश जी, माफ कीजिएगा, समय का थोड़ा सा तकाजा है, लेकिन आप तीनों से एक प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी अंत में कि सरकार की तरफ से ये जो प्रावधान किया जाएगा, जो संशोधन की बात कही गई है आरटीआई में आने वाले वक्त में किए जाएंगे, आप तीनों छोटे छोटे शब्दों में बताइए कि आप इसको पॉजिटिव मानते हैं या फिर नेगेटिव मानते हैं। सुलेमान जी, आपसे शुरुआत करूंगी। मेरी नजर में और मेरी पार्टी की नजर में ये नेगेटिव है और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को शील्ड करना है, लोगों से छुपाना है सरकार को अपनी कारकर्दगी। मेरा सवाल भाजपा से और सरकार से यह है, क्या ऐसी चीज है जो आप छुपाना चाहते हैं? और एक बात मैं कहना भूल गया था, अब वो दौर आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में जो जजेस का सिलेक्शन होता है उसके तक मिनट्स पब्लिक करने की बात हो रही है और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तय करा जा रहा है, वहां भी सरकार कन्फ्रंट कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, ये भी हमने देखा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है ये निगेटिव मूव है और इसको शील्ड करने से नुकसान होगा आम जनता का। जी शैलेश जी। मैं इसको न बहुत पॉजिटिव समझता हूं न बहुत नेगेटिव समझता हूं। हाँ, ये जरूर है कि 2 चीजों में फर्क करना चाहिए। एक, जैसे कि सूचना के अधिकार को मांगने वाला है कि अगर मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसमें डेफिनेटली फर्क करना चाहिए। और दूसरा, कंप्लेंट में आरटीआई एप्लीकेशन देना जरूरी है, इसको बदलाव करना चाहिए। मगर ये ओवरऑल न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, न्यूट्रल पोजीशन इसकी मैं कहूंगा। जी अनिल जी, आपके मेरे भी अनुसार ज्यादा सकारात्मक भी नहीं है, नकारात्मक भी नहीं है। मेरा तो इतना ही मानना है कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी सवाल पूछने की बात करते हैं, तो लोगों को सूचना अधिकार की अर्जी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। अगर आप जनता के बीच जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम लेके जाएंगे तो लोग सवाल ही नहीं पूछेंगे, ऑटोमेटिकली उनके घर तक, द्वार तक सूचना पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए, एक आखिरी नोट पे एक चीज कहना चाहूंगी, 2 लाइनें हैं। क्या सोचा था, देखो क्या हो रहा, घिरी निराशा, नाव फंसी मझदार है, सभी दिशाओं में बस हाहाकार है। तो आरटीआई को लेकर मचा हुआ हाहाकार, हम ये आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में थम जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।